आई एम वंशिका एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद मीनाक्षी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 और ये है हमारा पार्ट 1। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो ये जो हमें घटना बताई गई है ये कब से कब तक की है? 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईस्वी का मतलब क्या होता है? जिस टाइम ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस टाइम की बात है। तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो 1500 साल थे ना, उसके बाद ये सभ्यता आई। ठीक है। और ये कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो हमारी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है ये है हमारी ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसकी रचना वेदों ने की थी। और जो इस टाइम पे कौन कौन से लोग आए थे? आर्य लोग आए थे। जब हमने पढ़ा था ना कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसमें जब उसका विनाश हुआ था तो उसमें आर्य लोगों का आक्रमण भी बताया था। तो इस टाइम पे आर्य लोग भी हैं और उस टाइम पे संस्कृत भाषा भी हमारी आ गई थी। उसके बाद उस टाइम पे हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसके बाद जो हमारा वैदिक काल था वो 2 भागों में बढ़ गया था। पहला था हमारा ऋग्वेद, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में हमारे कौन कौन थे? ऋषि मुनि थे। और उत्तर वैदिक काल में कौन था हमारा? जाति प्रथा, सती प्रथा, कर्मकांड जैसे बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। उसके बाद इसी टाइम पे महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद क्या होते हैं? महा मतलब महान लोग, और जन मतलब क्या होता है? जनता, और पद मतलब क्या होते हैं? पैर। मतलब वो जनता जो वहाँ पे बस गई हो, उसमें कुछ महान लोग आए। और इसी में अगर हम देखें तो इसी टाइम पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आया था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रिंसेप और पियादशी के बारे में। तो इसमें एक प्रश्न आता है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला और कैसे निकाला? ब्राह्मी और जो खरोष्टी ये एक लिपि है। तो क्या हुआ था 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने इसका अर्थ निकाला और इन्होंने देखा कि उस टाइम जो सिक्के थे और जो हमारी जो डॉक्यूमेंट थी उसमें इसी लिपि का इस्तेमाल किया था। और प्रिंसेस को पता चला कि जितने भी अभिलेख लिखे हैं उस पर क्या है? पियादशी मनोहर लिखा हुआ है। पियादशी का मतलब क्या होता है? जो सुंदर मुख वाला व्यक्ति हो। अब इसमें हमने देखा कि अधिकांश अभिलेखों में मिला है। तो अभिलेख होते क्या है इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो जो हमारे अभिलेख होते हैं वो पत्थर या धातु के बने मिट्टी के बर्तन जैसे कोई कठोर चीज हो गई उस पे लिखे जाते हैं हमारे अभिलेख। और जो इन अभिलेखों को पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। जैसे इसमें हमें दिया भी गया, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है तिथि ना मिलने पर इनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता था। जैसे आप अभी समझ सकते हैं कि अगर हम अभी कोई भाषा लिखते हैं, अगर अभी हम लिखते हैं हिंदी में आ, तो उस टाइम पे इसको किसी और तरीके से लिखा जाता था। तो इसकी तुलना वो समय से करते थे, उसके लिखावट से करते थे। अगर वो जैसे हम आज आ लिखते हैं तो उससे वो पता लगाते हैं कि ये आज के समय में लिखा गया है, और उस टाइम पे क्या पता है इसको किसी और तरीके से लिखा जाता हो, तो उस तरीके से वो काल निर्धारण करते थे। अभिलेख में क्या लिखा जाता है? अभिलेखों में जो लोग अभिलेख बनवाते हैं उनके बारे में लिखा जाता है। जो हमारे अभिलेख होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इस बॉक्स में भी देख सकते हैं। इस बॉक्स में भी यही लिखा हुआ है। जो हमारा अभिलेख होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लघु शिलालेख और महाशिलालेख। तो इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे अभिलेख होते हैं। लघु मतलब छोटा और महाशिलालेख मतलब बड़ा अभिलेख। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपद। मैंने अभी आपको बताया
जनपद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस पिंक कलर के बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि ऐसे लोग, जन मतलब अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, जन मतलब क्या होता है, जनता, और पद मतलब क्या होता है, पैर, मतलब वो जनता कि जो किसी वहाँ पे बस गई हो। तो उसमें ऐसे लोगों का जन्म हुआ था, 16 ऐसे महान लोग थे जिनका जन्म ऐसी जगह पर हुआ था। उसके बाद जो 6th सेंचुरी है उसका जो टाइम पीरियड है उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो ऐसा क्या था इसमें जो इसे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है? इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे नए नए नगर आए थे। जैसे हमने बताया कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन 6 शताब्दी तक क्या हुआ था, इसमें नगर भी आने लग गए थे। इस यहाँ के लोग लोहे का इस्तेमाल करने लग गए थे और जो क्वाइन है उसका भी विकास होने लगा था। अब मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपद, इसमें से कुछ महाजनपद जो है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, बज्जी आ गया, मगध आ गया, कौशल आ गया, कुरु आ गया, पांचाल आ गया और गांधार आ गया। इसमें क्या होता था, इसमें जो शासन होता था ना वो राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे समूह में शासन करते थे। मतलब वहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था, वहाँ पे ग्रुप में शासन होता था। मतलब किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं चलेगी, जब सबकी सहमति होगी तभी कोई फैसला लिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होती थी, आप जितने भी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने हड़प्पा में भी पढ़ा था कि जो दुर्ग होते थे उसमें किलेबंदी होती थी। किलेबंदी उनका रखने का कारण क्या होता था, ताकि अगर कोई भी जो दूसरा देश है वो उन पर अटैक करे तो किलेबंदी की वजह से वो उनकी सुरक्षा हो जाती थी। तो वैसे यहाँ के लोग भी किलेबंदी करके रखते थे। इसके लिए वो किस किस लोगों को रखते थे, सेना हो गई, हमारी नौकरशाही हो गई। तो अगर जब वो इनको रखेंगे तो उससे पैसे भी देते होंगे, तो इन्हें धन की ज़रूरत होती थी। तो अब वो धन कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो पैसा कैसे लाते थे, या तो वो लोगों से टैक्स ले लेते थे, कर ले लेते थे किसानों और व्यापारियों से, या फिर वो क्या करते थे, किसी राज्य पे अगर उन्होंने हमला कर दिया उससे जो उन पे धन आता था वो पैसा वो इसमें लगाते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो नौकरशाही और जो हमारे सैनिक है इसको परमानेंट आम तौर पर रखने लग गए। उसके बाद अब हम ये देखेंगे 16 महाजनपद में प्रथम मगध। तो इसमें मगध के बारे में क्यों बताया गया है, क्योंकि जो मगध था ना वो इन सब में से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जनपद माना गया है। अगर हम मगध को देखें तो आज जो हमारा मगध है वो पड़ता है हमारा पटना में, और इसकी जो हमारी राजधानी है वो हमारी है राजगृह। राजगृह मतलब जहाँ राजा लोग रहते थे, और इसके इर्द गिर्द क्या थी, पहाड़ियाँ थी जो इनकी रक्षा करती थी एक प्राकृतिक रूप से। वहाँ की जो भूमि थी वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, बहुत अच्छी थी वहाँ की भूमि। इसीलिए इस सभ्यता को, इसीलिए ये जो मगध है इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। यहाँ पे गंगा और सोन नदी भी थी, जिससे कि क्या, जिससे इनको कृषि में सहायता मिलती होगी, ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं। और वहाँ पे नदी है तो वहाँ पे यातायात का साधन भी होगा, नौका का भी साधन होगा, और वहाँ पे व्यापार भी बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वहाँ पे लोहे की खानें थी, और जंगल थे तो जंगल में हाथी भी थे, जिसके कारण क्या होता था कि वो कहीं पे भी व्यापार कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है मगध साम्राज्य की। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ क्या हुआ, मौर्य वंश का उदय हुआ। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ मौर्य वंश के ऊपर, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो हमारे नंद वंश थे, मौर्य साम्राज्य के जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, घनानंद। नंद वंश ने किसको पराजित किया, घनानंद को पराजित किया, और वो नंद वंश के शासक बने। तो जो हमारे लास्ट शासक थे वो कौन थे, घनानंद थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को अपने दरबार में बुलाया और वहाँ पे उनकी खूब बेइज्जती करी, खूब उन्हें खड़ी खोटी सुनाए, उनके जो बाल थे वो भी काट दिए। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक दिन जो घनानंद है इसको मैं राजगद्दी से अपनी हटाऊंगा, इसको इस राजगद्दी से हटाऊंगा।
तो क्या हुआ, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक नाटक देखा। तो वहाँ पे कई तरह के बच्चे नाटक कर रहे थे। उसमें इन्होंने किसको देखा, उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। तो उन्होंने उनके पिता से बात करी कि मैं क्या इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। उनके पिता ने हाँ बोल दिया था। तब वो उन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने उसको शिक्षा दी, उन्होंने उसको सिखाया कि कैसे संभालते हैं। उन्होंने ही उसका शिक्षा दीक्षा करी। तो बाद में जब वो बड़ा हुआ तब उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कब करी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना? 321 बीसी में। ठीक है, बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो हमारा क्षेत्र था वो कहाँ तक फैला था? पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये वहाँ तक फैला हुआ था। अब कोई भी जो साम्राज्य होता है उसके कुछ हमें सोर्स भी मिलते हैं कि किन किन चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ पे ऐसा होता होगा। तो वहाँ पे बहुत सारी बुकें लिखी गई है। इंडिका बुक किसने लिखी है? मेगास्थनीज। उन्होंने उसमें बताया कि कैसे राज शासन को संभालना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे मूर्ति कला मिली है, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, जिसके कारण पता चलता है कि ये साम्राज्य भी हुआ होता होगा। उसके बाद चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। उसमें इन्होंने राजनीति के बारे में बताया कि कैसे करना चाहिए। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म के भी कुछ ग्रंथ मिले हैं। उसके बाद जो अशोक था उसने बहुत सारे अपने स्तंभ बनवाए थे, उसके द्वारा भी पता चलता है, क्योंकि जब वो स्तंभ लिखवाते थे उसमें घटनाओं के बारे में चित्रण किया होता था, वर्णन किया होता था। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य, अब वहाँ का प्रशासन कैसा होता होगा। इतनी बड़ी व्यवस्था है तो वहाँ की शासन प्रणाली कैसी होती होगी प्रशासन करने की। तो अब इसकी जो राजधानी है वो क्या बन गई? पाटलिपुत्र। और इसके जो मेन केंद्र थे वो कहाँ कहाँ थे? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? आज के अफगानिस्तान को हम उस टाइम पे तक्षशिला कहते थे। उज्जैनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तोसिल कलिंगा में है। स्वर्णगिरी कर्नाटक में है। तो क्या हुआ, ऐसा माना जाता था कि इस साम्राज्य में हर जगह क्या एक ही व्यवस्था चलती होगी क्योंकि इतना बड़ा है, या फिर अलग अलग व्यवस्था चलती होगी। तो इतिहासकारों ने बताया कि यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था चलती होगी। कैसे? क्योंकि अब आप देखो कि जो हमारा मौर्य वंश है, ये जो हमारा साम्राज्य मगध, ये कितना बड़ा है। मतलब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उस टाइम पे तो ये एक ही रहे होंगे। तो कितना बड़ा है, कितने बड़े तक ये फैला हुआ था। तो अगर हम अफगानिस्तान का एरिया देखें तो वो पहाड़ी एरिया है, लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वो एकदम प्लेन एरिया है। तो जिस हिसाब से जिसका एरिया होगा तो उसकी व्यवस्था भी अलग अलग होती होगी, इतिहासकार का कहना है। और जो तक्षशिला और उज्जैन है, उनका जो व्यापार का जो मार्ग था, वहाँ पे वो व्यापार का केंद्र माना जाता था। वो दोनों बहुत दूरी पे थे। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी का मतलब क्या होता है? स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना, और गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़। स्वर्णगिरी मतलब सोने का पहाड़। वो कहाँ था? कर्नाटक में। वहाँ पे भी बहुत सारी सोने की खानें थी। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जल सुविधा भी बहुत अच्छी थी और भूमि भी बहुत अच्छी थी। तो मार्ग के लिए दोनों का उपयोग किया जाता था। और वहाँ तक जाने में ये नहीं कि आज गए कल पहुँच गए, क्योंकि उस टाइम पे सुविधा इतनी नहीं थी। तो उस टाइम पे सप्ताह, महीने महीने लग जाते थे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? उसके बाद अब हम देखेंगे कि मेगास्थनीज, जिन्होंने क्या, कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। उनके अनुसार क्या सैनिक व्यवस्था कैसी थी? उन्होंने समिति और 6 उप समितियों के बारे में बताया है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि कुछ नौसेना का संचालन करते थे, मतलब कुछ नौसेना को देखते थे। कुछ यातायात और खान पान, मतलब कुछ लोगों का काम था कि नौसेना को देखना, जो नाव वगैरह होती है। कुछ लोगों का काम था जो लोगों का खाना पीना उन्हें देखना। कुछ लोगों का काम था पैदल सैनिकों को देखना। और वहाँ पे कुछ अश्वरोहियों, मतलब जो घुड़सवार करते थे, और रथारोहियों मतलब जो रथ पर जाते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया हमें।
उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो मौर्य जो हमारा साम्राज्य था ये कितना महत्वपूर्ण था। अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य के बारे में। तो अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। जब इतिहास की रचना करनी शुरू करी तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया। प्रमुख क्यों माना गया? क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था इसीलिए। और यहाँ के जो राजा थे अशोक, वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तो इस टाइम पे जो भारत था उस पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। जैसे कि हम बात करते हैं, पुरानी मूर्ति और कला के भी वहाँ पे कुछ प्रमाण मिले हैं। इतिहासकारों को क्या लगा कि अभिलेखों पर जो संदेश लिखा है वो अलग अलग शासकों ने लिखा है। उन्हें लगा कि अन्य जो दूसरे राजा थे उनके मुकाबले जो अशोक है वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता था उस टाइम पे, जो बड़े बड़े महाराजा होते थे ना, वो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधि लगाते थे। कोई देवपुत्र लगाता था, कोई स्वर्गपुत्र लगाता था, लेकिन अशोक ने अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगाई थी। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, उसे राष्ट्रीय नेता भी कहा जाने लगा और उसका प्रेरणा का स्रोत माना जाना, मतलब कि अगर कोई हो तो अशोक जैसा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि धर्म का प्रचार। धर्म क्या चीज़ है? देखो, धर्म एक नियम होते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कोई रूल रेगुलेशन होते हैं ना, वैसे धर्म के भी कुछ नियम थे। और वो नियम किसने बनाए थे? वो नियम बनाए थे अशोक ने। अशोक ने क्या कहा था कि हमें बड़ों के प्रति आदर करना चाहिए और जो सन्यासी और ब्राह्मण हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ये भी कहा है कि दूसरे के धर्मों और परंपराओं का हमें आदर करना चाहिए। उसके बाद अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की। मतलब कि एक अधिकारी ऐसा रहेगा जो इसी चीज़ को देखेगा, जिसे क्या नाम दिया अशोक ने? धम्म महामात्य। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मैंने सभी धर्मों के लिए एक धर्म महामात्य की नियुक्ति की है, जिसमें क्या होगा कि ये सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। तो वो क्या करते थे, जो धम्म महामात्य होते थे वो अलग अलग जगह जाते थे और इस चीज़ का प्रचार करते थे। इसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाते थे। इनका काम क्या था? जो स्वामी, दास, धनी या फिर गरीब या कोई बूढ़े व्यक्ति या युवा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही इनका काम होता था।